आप इमेजिन करके देखो कि आपकी शादी हुई हुई है, नई नई शादी हुई है, और आपके बगल में जो आदमी या औरत जो भी आप समझ लो वो लेटा हुआ है। आप सोच रहे हो कि ठीक है, हम दोनों में आपस में कुछ मनमुटाव हैं, लेकिन टाइम के साथ शॉर्ट आउट हो जाएंगे और अभी हमारी बहुत बड़ी लाइफ पड़ी हुई है, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। पर आपको ये रियलाइज़ ही ना हो कि भाई मेरे बगल में जो लेटा है वो ये सोच ही नहीं रहा। वो तो ये सोच रहा है कि कैसे इसको रास्ते से हटाना है। वो तो सिर्फ टाइम बॉम्ब है जो फटने का वेट कर रहा है, और आपकी धरती, आपकी जो जिंदगी है ना, वो इस धरती पे खत्म होने वाली है। यही हुआ एक्चुअली आशीष कुमार के साथ। 27 साल के थे, श्री गंगानगर की बात है, राजस्थान के। अब ये दो मियाँ बीबी थे, ये टहलने निकले, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, टहलने निकले बाहर। ठीक, आपस में इनकी थोड़ी सी हो सकता है कि अलाइनमेंट बढ़िया ना हो रही हो, लेकिन टहलने निकले हैं तो एक होप तो है ही कि फ्यूचर की होप है। अब वहां पे एक गाड़ी आती है, गाड़ी या ट्रक जो भी मान लो, और एक्सीडेंट हो जाता है इन दोनों का। ठीक, पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। और यूजुअली पुलिस ऐसे केसेस में ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस वगैरह करती नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट का मामला है, क्या ही बात करनी है। लेकिन यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई। बात ये थी कि जो हस्बैंड है, पहली बात तो जो गाड़ी ने टक्कर मारी ना, तो हस्बैंड की हो गई डेथ और वाइफ को कुछ खास चोट आई नहीं। और वाइफ ने जो वहाँ पे गवाही दी ना कि भाई क्या हुआ उनके साथ, तो उसने बोला कि टक्कर हुई और चोरों ने मेरे जो हीरे जवाहरात हैं, सोने के सामान होगा, वो लूट के वो ले गए। अब एट द सेम टाइम जो हस्बैंड है, उसके बॉडी पे जो इंजरीज के निशान थे ना, वो मैच नहीं कर रहे थे। मैच कैसे नहीं कर रहे थे? एक तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर गाड़ी की टक्कर होती है ना, तो उसके निशान जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दूसरी चीज की मतलब एक गाड़ी से टक्कर होना और साथ में चोरी होना, दोनों एक साथ में चलना बहुत ही रेयर इवेंट है। कोई इंसान टक्कर मारने आए तो एक्सीडेंटली हो सकता है, चोरी करने आएगा तो टक्कर क्यों मारेगा? दूसरी चीज कि जो हस्बैंड था ना, उसके गले पे दम घोटने के निशान थे, गला घोटने के निशान थे। और इससे पुलिस को थोड़ा शक हो गया, और पुलिस ने अपनी जब जांच पड़ताल शुरू करी तो पता चला कि वो जो औरत है वो एक्चुअली कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं। उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। इनकी जो शादी हुई है ना, वो 3 महीने पहले हुई है। उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो शादी से पहले था, और वो बॉयफ्रेंड 2 और बंदों के साथ आया, जिसने बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार पिटाई करी उसके हस्बैंड के साथ, और उसकी जान चली गई। और बाद में उस लेडी ने खुद अपने हाथ से जो वो सोना वोना था ना, उनको थमाया है, ताकि ऐसा लगे कि उसके साथ चोरी हुई है। अब देखो, ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं है, मैं स्टोरीज नहीं ही बताता, आपको पता ही है, मैं एनालिसिस करता हूँ चीज़ों का। ठीक, अब ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली भाई वाली एडवाइस है आप सबको। अरेंज मैरिजेस आपको बंद कर देनी चाहिए अब करनी। ये टेक्निकली समझा रहा हूं मैं आपको। और एक वन ऑफ द रीजन इसका ये भी है कि बहुत लोग ना अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते कि भाई अरेंज मैरिज क्यों नहीं करनी, लव मैरिज। वो इस बात का एग्जांपल देता है कि लव मैरिजेस जो हैं वो अक्सर डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, अरेंज मैरिज कम होती हैं। पर क्यों नहीं करनी है उसका बहुत एग्जांपल ये वीडियो है, क्योंकि यूजुअली जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को कभी कन्विंस नहीं कर पाते या बता नहीं पाते, क्योंकि प्रॉपर तरीके का डिस्कशन ही नहीं हो रहा होता। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आपको सिंपल उसको उठा के लिंक को शेयर करना है, आपका काम बन जाएगा, काफी हद तक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं बताऊंगा ना वो सब कुछ टेक्निकल होने वाला है। सबसे पहला सवाल मेरा बहुत बेसिक है कि आपको क्या लगता है कि आशीष की जान क्यों गई? इसलिए क्योंकि उसका नसीब खराब था, उसको घरवाली अच्छी नहीं मिली, और उसकी घरवाली का पास में बॉयफ्रेंड था, और उसको पता नहीं था उसका पूरा जो सीन है, और उस वजह से वो हो गया? नहीं, उसकी जान इसलिए गई क्योंकि आशीष जो है वो ये कैलकुलेट नहीं कर पाया कि उसकी जो वाइफ है वो किस हद तक कैपेबल है। आप दुनिया में आप कोई भी इंसान जिसको आप सबसे ज़्यादा हेट करते हो ना, आप उसका मर्डर नहीं कर सकते। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, 99% लोग आप में से नहीं कर सकते, 99.9% लोग भी नहीं कर सकते। क्यों करोगे? हेट करते हो, दूर जाओगे उससे बस। लेकिन उसकी वाइफ कैपेबल थी उस चीज़ के, और इस बात का आशीष को क्यों नहीं पता था? क्योंकि 3 महीने के रिलेशन में आपको नहीं पता चलता है। अब उसके घर वालों ने अच्छी खासी जांच पड़ताल करी होगी, इसको सोशल वेटिंग बोलते हैं, करी होगी उन्होंने, लेकिन नहीं हो पाई। अब क्यों नहीं हो पाई इस बात को आप समझना, ठीक है? हम इंसान जो है ना वो सोशल वेटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, या सोशल वेटिंग वर्ड हटाओ, रिस्क असेसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। लेट्स से मैं अभी आपसे कहता हूँ दिल्ली के अंदर मैं प्रेजेंट हूँ, और मैं कहता हूँ चल मनाली चलते हैं, बर्फ देख के आते हैं, ठीक है? हम गाड़ी में बैठेंगे, मेरी गाड़ी है। अब हम क्या चीज़ बेसिक इंपॉर्टेंट नोटिस करेंगे? पहली चीज़ तो ये कि हमारी जेब में पैसे होने चाहिए, जैसे पेट्रोल डलेगा, पेट्रोल डलवाएंगे। दूसरा ये कि टायर वायर ठीक होने चाहिए, भाई ऐसा ना हो कि टायर फटा हुआ है और तुम चले जा रहे हो, ठीक? इतना है बस, ठीक है। उसके बाद एसी चल रही है, कोई बात नहीं, नहीं चल रही तो स्क्रैच लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, नहीं लगे हुए तो वाइपर भी नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, हाथ से साफ कर देंगे, रास्ते में दिक्कत आएगी तब की तब देखेंगे, यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन टायर अगर फटे हुए हैं तो आप नहीं जाओगे। ये होता है रिस्क असेसमेंट, और ये चीज इसको सोशल वेटिंग बोलते हैं जब मैरिज की बात आ जाती है, शादी की बात आ जाती है। अब अरेंज मैरिजेस में लंबे टाइम से ये होता हुआ आया है कि सोशल वेटिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाती थी हमारे सराउंडिंग में। कैसे होती थी? सोशल वेटिंग के लिए आपको 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, पहला वेटिंग एजेंट और दूसरा आपका डेटाबेस। ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, बस समझो आप।
वेटिंग एजेंट्स कौन होता है? पहले जब आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओगे ना, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों घर पे ही रहते थे, वहीं से पढ़ाई करते थे, यूजुअली अपने घर के पास ही नौकरी लेते थे। नौकरी अगर बाहर ले भी ली थी वो यूजुअली वो सरकारी होती थी और वो फिर लौट के घर ही आते थे। इससे क्या होता था कि 10-10, 20-20 साल तक ना वहाँ के जो पड़ोसी हैं उनको वो बन जाते थे वेटिंग एजेंट्स। पड़ोसी और रिलेटिव्स और गाँव के लोग, या शहर भी है छोटा शहर तो उसके शहर के लोग, वो वेटिंग एजेंट्स बन जाते थे। उन्होंने 20-20 साल तक उन बच्चों को बड़े हुए थे देखा है। अब रिस्क असेसमेंट में जैसे कि गाड़ी के टायर आता है ना, वैसे ही इंसान के रिस्क असेसमेंट में आता है जब रिलेशनशिप होती है ना, शादी वगैरह। 4 चीजें जो मैं मेजर मानता हूँ वो आती हैं। उसके अलावा आपको कुछ और जोड़ना है तो आप वो जोड़ सकते हो। पहला, एंगर इश्यूज और वायलेंस। वो इंसान कितना कर सकता है। अगर आप 20 साल से किसी बंदे को जानते हो ना, 20 साल छोड़ो आप 5 साल भी जानते हो, तो आपको पता है कि वो इंसान किस लेवल की लिमिट पार कर सकता है जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है या उसकी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। दूसरा आ गया फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इंसान जो है वो दिख तो ऐसा रहा है कि सरकारी नौकरी है उसके पास 8,000 की नौकरी भी नहीं, सबको बेवकूफ़ बनाता फिर रहा है। ये चीज़ 20 साल तक नहीं हो सकती, ये चीज़ 2 महीने 1 साल तक खिंच सकती है। तीसरा आता है पास्ट ट्रॉमा या रिलेशनशिप्स, जो कि मोहल्लों में रहने से हमने ये चीज़ सीख ली है कि मोहल्ले की आंटियां जज क्यों करती थी लड़कियों को या लड़कों को, क्योंकि वो भी वेटिंग एजेंट्स थी। और प्राइवेसी के चक्कर में हमने जो इन वेटिंग एजेंट्स को ख़त्म करा है ना, वो एक्चुअली अब इधर दूसरी साइड से भारी पड़ रहा है। तो पास्ट ट्रॉमा या रिलेशनशिप्स जो भी होते थे वो पूरे गांव में किसी से छुप जाए बात, ये बहुत ही मुश्किल है, वो भी 10-20 साल के अंतराल में। लास्ट आता है सब्सटेंस यूज, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और बात पता नहीं चलती। सब्सटेंस यूज का क्या मतलब है कि नशे की लत में मेन चीज़, तो जैसे कि अल्कोहल हो गई, सिगरेट्स हो गई, ये तो खैर फिर भी माइल्ड है। पर माइल्ड क्या, पहले आज से 30-40 साल पहले ना यंगस्टर्स की शादी होती थी जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्हें कोई दिक्कत हुई, कोई एडिक्शन की बात भी आई ना सब्सटेंस यूज़ की, तो वो अल्कोहल होती थी। और अल्कोहल पीने के बाद बंदा मोहल्ले में ना पता चले कि भाई वो पी के आया आज, इसके बहुत ही लो चांसेस है, स्पेशली 10-20 साल के अंतराल में। आज के टाइम पे जो सब्सटेंस यूजेस है ना, उनकी तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। माल फूकना और इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का बहुत ही मुश्किल है एक इंसान को पता लगा पाना जिसको इन वर्ड्स के बारे में पता भी ना हो। इनको ईजिली हिडन रख सकता है वो बंदा जो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है सही है, उसकी परिभाषा मैं तय नहीं कर रहा, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे इन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल एंड सिगरेट्स वगैरह, वो इंसान शादी के बाद उनको नहीं छोड़ सकता। अगर वो बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल के एडिक्शन में उसके है तो वो नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर्स नहीं छुड़वा पाए, साइकेट्रिस्ट नहीं छुड़वा पाए, तुम क्या छुड़वा दोगे? और प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ और लोगों को पता भी नहीं चल पाएगी, और पता चल भी पाएगी ना तो आजकल जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो, वो घर पे नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, कॉलेजेस में पढ़ के आते हैं, फिर कहीं जॉब करते हैं। पहली चीज़ तो वेटिंग एजेंट्स जो है ना वो डन हो चुके हैं, वो है ही नहीं, किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता। इंसान की ज़िंदगी या तो चलती है फ़ोन में या बाहर चलती है, जिसे मोहल्ले के लोग कहीं नहीं देख सकते, पेरेंट्स नहीं देख सकते यार। सब कुछ आपके पासवर्ड और आपकी स्क्रीन के अंदर ही तो है। पेरेंट्स को ही नहीं पता आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, तो बाकी मोहल्ला और ये जो वेटिंग एजेंट्स थे उनको क्या पता चलेगा। तो जब वेटिंग एजेंट और डेटाबेस खत्म हो चुका है तो सोशल वेटिंग ही खत्म हो चुकी है, मतलब रिस्क असेसमेंट ही खत्म हो चुका है। अब आप मुझे ये बताओ कि एक तो होता है रिस्क लेना, जब आपने रिस्क का असेसमेंट कर लिया उसके बाद आप रिस्क लेते हो कि ठीक है मैं झेल लूंगा इस सब चीज़ों को जो मुझे पता है। एक है कि आपने रिस्क असेसमेंट करा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, उसको बोलते हैं जुआ। अब जिन लोगों की अरेंज मैरिज बढ़िया चल भी रही है ना, वो इसलिए चल रही है क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो अब तक सक्सेसफुल हो रही है। हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है हमें ये सदाचार सिखाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी जो अरेंज मैरिज है वो बढ़िया चल रही है ना, तो आप वो इंसान हो जो जुए में जीत चुका है, क्योंकि जुए में जीतते भी तो हैं लोग। तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है ना लेकिन आप जुआ खेलना भी शुरू कर दो। और आप इस बात को समझ रहे हैं यार, मैं तो देखो गुजरों की फैमिली से आता हूँ, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिजेस होती है, ठीक। पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये किसी ट्रेडिशन को डिसरेस्पेक्ट करने वाली बात नहीं है, ये सर्वाइवल रियलिटी है। आपके टायर फटे हुए हैं, आप मनाली नहीं जा सकते। अब आप खुद सोच के देखो ना कि उस आशीष कुमार को, चलो मान लिया कि भाई तुम लव मैरिज कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे डाइवोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन लव मैरिज अगर आपकी 5-7 साल का रिलेशनशिप चल रहा है ना, तो आपको इतना तो अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला बंदा जो है वो गुस्से में गिलास तोड़ता है या गला पकड़ता है, आपको ये अंदाजा लग जाता है। आशीष को ये रिस्क असेसमेंट था ही नहीं, उसको लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता है, लड़ाई झगड़े होंगे, हो जाएगा सेटल, हो जाएगा मामला, लेकिन वो तो टाइम बॉम्ब था बगल में। और इसका जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो एक्चुअली मैरिजेस और रिलेशनशिप पे नहीं है, वो नेक्स्ट जनरेशन पे है, अगले बच्चों पे। अभी आपने गाजियाबाद का एक इंसिडेंट सुना होगा जहाँ 3 लड़कियों ने 12, 14, 16 उनकी उम्र थी, 3 बहनें थी, उन्होंने कर ली। पता है क्यों? क्योंकि उनको कोरिया जाना था
और उनके पेरेंट्स ने उनसे फ़ोन छीन लिया क्योंकि उनका ऑब्सेशन जो है कोरिया के बारे में बहुत ज़्यादा था। वो एक वर्चुअल रियलिटी में जीने लग गई थी जहाँ उनकी ये भी कहना था कि भाई इंडिया जो है वो हमें पसंद नहीं आता, और अगर हमें कोई इंडियंस बोलेगा ना तो उन्हें बहुत चिढ़ मचती थी क्योंकि वो अपने आप को कोरियंस मानती थी। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं ना और बड़े होते हैं तो हमारे बायोलॉजिकल कोडिंग है ये कि हमें एक आइडल चाहिए होता है। हम नहीं रह सकते उसके बिना क्योंकि हम उतने कैपेबल है ही नहीं। हमें एक आगे बंदा चाहिए जिसको देख के हम सीखें, जिसको हम आइडलाइज करें। यूजुअली पहले के टाइम में होता था कि इंसान को भक्ति में डाल देते थे, विष्णु भगवान का भक्त, हनुमान जी का भक्त, या फिर महादेव का भक्त, और या तो वो हो गया या फिर कोई बच्चा हुआ उसने अपने माँ बाप से इतनी अच्छी पेरेंटिंग मिली है कि उसके माँ बाप ही उसके लिए भगवान बन गए। अब इस केस में ना आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होते। आपको पता है आप किसके बच्चे हो या फिर ऊपर वाले के बच्चे हो। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को खो दिया तो आप फिर भी आइडल बनाओगे क्योंकि वो हमारी कोडिंग है, बायोलॉजिकल कोडिंग है छोटी उम्र में। फिर आप भगवान ढूंढोगे अपने पर्टिकुलर आइडेंटिटी से बाहर। बाहर कौन? कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो के पॉप के एक्टर्स हैं वो, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। यही तो हुआ उन लड़कियों के साथ। ब्रेन इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि उनके खुद के माँ बाप, उनके खुद का देश, उनके खुद की जमीन धरती इंपॉर्टेंट ही नहीं है क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। उसको उन्होंने कभी आइडलाइज करा ही नहीं। तो कोरिया को आइडलाइज करा। जो कोरिया उनको जानता नहीं, जो उनको वीजा नहीं देगा, जो उनको पहचानता नहीं, वो वहां चले गए तो उनके साथ रेसिज्म भी होगा, सब हो सकता है रेसिज्म। वो उनकी रियलिटी बन जाती है जो कि रियलिटी है नहीं। तो यूजुअली बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेरेंटिंग फेल हो जाती है। और ये तो चलो एक्सट्रीम एग्जांपल है जो उन 3 लड़कियों ने करा। आप देखते हो ना कि अगर विराट कोहली को किसी बॉलर ने बोल्ड मार दिया और अगर थोड़ा सा भी उसने एग्रेशन शो कर दिया ना तो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के कमेंट्स में गालियां ही गालियां भर जाएंगी। भाई तुम लोगों को लिटरली लगता है कि विराट कोहली तुम्हें शाबाशी देगा कि भाई तुमने उसको ऐसा करा? वो तुम्हें जानता भी नहीं है। फिर तुम्हारा ये जो ऑब्सेशन है ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। तुम खुद अपनी पहचान नहीं जानते, इसीलिए तुमने एक सेलिब्रिटी के साथ अपनी जो आइडेंटिटी है उसको जोड़ दिया है, जो कि हमेशा 100% ऑफ द टाइम्स वो कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स में ही एंड करेगी क्योंकि वो सामने वाला बंदा ना तुम्हें जानता है और ना ही, सही बताऊं तो हर कोई अपने फैंस के साथ अच्छा बिहेव करना चाहता है, लेकिन विराट कोहली करोड़ों लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना इतना पोटेंशियल ही नहीं है ह्यूमन बॉडी का। तो वो चाहता भी नहीं है आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाना। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब बहुत बड़ा एक वेटिंग गैप है। सामने से जिससे आप शादी कर रहे हो आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान कौन है। पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं क्या है, पर्सनली स्पीकिंग बताता हूं क्या है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। बहुत टाइम पहले ना मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। और जॉब क्यों छोड़ी थी कॉलेज के बाद में? क्योंकि मैंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी। मेरी अच्छे खासी जॉब ऑफर था रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में, तो गुड इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर हूँ मैं अच्छे खासे कॉलेज से। अब उस टाइम ना मैंने वो छोड़ी तो काफ़ी लोग जो मेरे अराउंड थे ना उन्हें सरप्राइज था, वो शॉक थे कि तूने एक अच्छा खासा फ्यूचर क्यों ड्रॉप कर दिया, तू क्यों रिस्क में घुस रहा है ज़बरदस्ती। मैं उनको बता नहीं पाया कि मैथमेटिकली जब मैंने हैप्पीनेस की कैलकुलेशन करी, पैसे की नहीं, हैप्पीनेस की कैलकुलेशन करी, तो मेरे उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो बिल्कुल ही जीरो आया। और हमेशा डिसीजन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेना है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करो उसको, इमोशन के बेसिस पे नहीं, या फिर सोसाइटी के डर, फियर, एंग्जाइटी, प्रेशर और जो रैट रेस होती है ना उसके बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं। वो एक डिसीजन मैंने लिया जॉब छोड़ने का। और आज के टाइम पे जब मुझसे कोई पूछता ना भाई तेरा करियर क्या है, मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे लिटरली रियलाइज हो चुका है मेरा करियर है मेरे को खुश रखना। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करता रहूंगा। और ये असली डेफिनेशन है कि आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हो। आप दूसरे लोगों को एडमायर कर सकते हो, उनके साथ बैठ सकते हो घंटों, लेकिन कोई आपका भगवान नहीं है। भगवान है तो वो है सिर्फ ऊपर वाला। तो मैं ये बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने पहली बार ये सोसाइटियल नॉर्म तोड़ा ना, उसके बाद मेरे लिए बहुत ईजी हो गया ये समझना कि कौन सा पैटर्न तोड़ना है, कौन सा पैटर्न नहीं तोड़ना है, कहाँ सोसाइटी सही है, कहाँ सोसाइटी गलत है। और यूजुअली जब आप रैट रेस फॉलो करते हो ना, भेड़ चाल जो होती है, सबसे ज्यादा रिस्क ना उस पाथ पे नहीं होता जिस पे लोग चले नहीं होते। उस पे रिस्क होता है लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क उस पे नहीं होता। सबसे ज्यादा रिस्क उस पे होता है जिस पे सब चल रहे होते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, इंसान कौन है? उन्होंने आगे से बताया कि पहली चीज तो यह है कि आपकी जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है ना वो सही नहीं है। हमें जो लगता है, हमें क्या लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो कौन सी जॉब्स को प्रेफर करना चाहिए उनको? कोडिंग, प्रोग्रामिंग, हमें यही तो बताया गया ना हमेशा से, कंप्यूटर साइंस, ये सारा कुछ, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगता है, सबसे हाई प्रोफेशनल्स वो माने जाते हैं, पैसे बहुत मिलते हैं, सब कुछ है ना। टेक्निकल जॉब है और काफ़ी टफ है, हर किसी के बस की समझ में बात नहीं है। जब AI आया तो उसने एक्चुअली सबसे पहले जो जॉब्स को रिप्लेस करना शुरू किया, या सबसे ज़्यादा जो डेंजरस स्पोर्ट बना AI का जॉब को खाने का,
वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग और कोडिंग और यही सारा फील्ड बना। एआई के लिए सबसे आसानी फील्ड वो था जो सबसे हार्ड ह्यूमंस को लगता है, सोसाइटी को लगता है। जो लोग सिर्फ इसी चीज़ की कोडिंग ही करते रहे 20 साल तक, वो अभी कुछ टाइम तक एंक्सियस रहे कि भाई क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा। जो इंसान प्लम्बिंग करता है आज वो अर्बन कंपनी में काम करके, या मसाज करता है अर्बन कंपनी में काम करके 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है, और उसका काम एआई नहीं कर पाएगा अभी भी। इनफैक्ट एआई के लिए सबसे हार्ड काम जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द आर्ट वाले फील्ड्स हैं। मतलब सो फार बाल काटना आज भी उसके लिए बहुत टफ है, प्लम्बिंग करना या फिर कोई ऐसा स्केच बनाना जो आर्टिस्ट बहुत हाई लेवल का बनाते हैं, क्योंकि एआई जो है वो क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे लेवल तक समझ नहीं पा रहा है, लेकिन कैलकुलेशंस वो बहुत इजीली कर लेता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जिन पाथ को लोग फॉलो नहीं करते वो सबसे ज़्यादा सेफ नहीं है, वो डेंजरस है। जबकि जहाँ पे भेड़ चाल चल रही है ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस स्पोर्ट होता है, क्योंकि वहीं तो बिजनेस क्रिएट हो सकता है ना। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसको ही तो बड़े रिच बिजनेसमैन मैनिपुलेट करके पैसा कमाना चाहते हैं, और वो उसको घुमाएंगे फिराएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। सोसाइटी आपको बोलती है सेफ जॉब ले ले, सोसाइटी आपको बोलती है कि शादी तो करनी पड़ती है, हर किसी को करनी पड़ती है, और अरेंज मैरिज सबसे बढ़िया है, देख लव मैरिज में इतने सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं। पर कोई सोसाइटी, कोई किसी का कोई इमोशनल हेल्प नहीं कर पाता जब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की बारी आती है, जो कि हमेशा ऐसा होता है, हमेशा कि वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है जो भेड़ चाल चल रहा है, जो अपने ब्रेन से अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस खुद नहीं कर रहा।